पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि न्यूटन भाई साहब के ऊपर जब सेब गिरा तो सेब गिरने से उन्होंने थ्री लॉज ऑफ मोशन की डिस्कवरी करी। ठीक है, थ्री लॉज ऑफ मोशन की डिस्कवरी उन्होंने करी थी। उसके अंदर उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एसेलरेशन या फिर लॉ ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, या फिर आप कह सकते हो एक्शन रिएक्शन का लॉ दिया था। ठीक है, तो ये तीनों लॉ उन्होंने मोशन को देखकर दिए। तो भाई साहब उनके उस एक्सपेरिमेंट से, उस मोशन के एक्सपेरिमेंट से तो उनको जो मिला कि वो सेब डायरेक्ट नीचे क्यों गिरा, वो ऊपर भी तो जा सकता था, वो रिवॉल्व भी तो कर सकता था। तो उस तरीके से उस चैप्टर से रिलेटेड एक नया चैप्टर अपन चालू करने जा रहे हैं जिसमें ग्रेविटेशन। ठीक है, तो अपन क्लास 9 के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपके साइंस के लिए, आप कह सकते हो फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि इसके जो फॉर्मूले हैं वो आपके हर जगह काम आने वाले हैं जहां पे भी ग्रेविटेशन काम आएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन है क्या, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ग्रेविटेशन है क्या। सुनो, ग्रेविटेशन क्या है? जो सेब गिरा तो वो सेब को अट्रैक्ट किया अपनी अर्थ ने, है ना। तो वो सेब जो ऊपर से नीचे गिरा उसको अपनी अर्थ ने अट्रैक्ट किया। तो वो अट्रैक्शन या फिर जो फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट फिर नीचे आ रहा है, तो दोनों में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को अपन ग्रेविटेशन कहते हैं। तो वो ग्रेविटेशन जो है वो अर्थ के पास भी है ना। और ग्रेविटेशन एक हर जगह, हर किसी के पास ग्रेविटेशन होता है, लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू मून। मून का ग्रेविटेशन कम है, तभी तो कहते हैं कि मून पे छलांग लगाओगे तो थोड़ा ऊंचा उचक जाओगे। तो अर्थ का ग्रेविटेशन ज्यादा है। अर्थ के ग्रेविटेशन का ट्वाइस सन का ग्रेविटेशन है, तभी तो अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगा रही है ना। लेकिन जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर अपन को ग्रेविटेशन तो समझ में आया कि ग्रेविटेशन वो फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है ना। तो अपन को ये तो समझ में आ गया कि ग्रेविटेशन ये है। लेकिन ग्रेविटेशन के बाद में एक फोर्स और आता है जिसको अपन को इसी वीडियो में पढ़ना है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई साहब, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? देखो, ग्रेविटेशन है तो वो लग रहा है, अब जो फोर्स वो लग रहा है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के पास उसको अटैक करने की जो पावर है उसको अपन ग्रेविटेशन कहते हैं। लेकिन जो फोर्स उस ग्रेविटेशन से लग रहा है उसको अपन ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, फोर्स है ना। उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको अपन Fg कहते हैं, क्योंकि वो फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटेशन। और फोर्स आपने एक पहले पढ़ा था न्यूटन में, है ना, जो कि लग रहा था मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो वो अलग है ना, और ये वाला अलग है, क्योंकि ये मास बाई देखो उसके अंदर मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। इसके अंदर क्या आएगा? आपका ग्रेविटेशन आएगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है। सुनिए, और अपन को ग्रेविटेशनल फोर्स की पढ़ना है, और उसके बाद में अपन को सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ना है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्री यानी सेंटर, पिटल मतलब आप कह सकते हो सेंट्रीपिटल का मतलब है सेंटर के द्वारा फोर्स। सेंटर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, आप कह सकते हो कोई ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व कर रही है आपके चारों ओर, तो आपके चारों ओर ही क्यों रिवॉल्व कर रही है वो? क्योंकि आपने उसके अंदर फोर्स लगा रखा है। मतलब आप यूं मानो कि वो आपने, जब आप कहीं मेले में गए हो तो मेले में वो गाड़ी देखी है आपने जो कि एक पोल से अटैच होती है और उसके बच्चे बैठ जाते हैं उसके अंदर, और वो गाड़ी सिर्फ गोल गोल राउंड लगाती है, और वो जो आप कह सकते हो जो पुतला है, जो जॉकर है बीच में, वो चारों तरफ घूमता रहता है। जैसे गाड़ी उधर जाएगी तो पुतला भी घूमेगा। आपने वो देखा है? जैसे ये पोल है, ये गाड़ी, ये आपका जो भी टेडी बियर वेडी बियर जो भी बीच में, और ये आपकी जो गाड़ी है, तो ये दोनों घूमेंगे आपस में, है ना। और जैसे ही घूमेगा तो वो बीच में रहेगा, तो उसके अटैच से पोल अटैच हो रहा है ऐसे। ये आपका टेडी बियर जो भी बीच में खड़ा है उससे एक पोल अटैच होता है उस गाड़ी पे, और वो गाड़ी जब घूमती है तो पोल उसको कहीं और नहीं जाने देता, वो उसको एज इट इज पटली पे घुमाए रखता है। तो ये जो पोल है ना, ये उस समय तो पोल है, लेकिन अपन ने एक धागा देखा है ना, धागा भी पोल होता है ना एक तरीके से, क्योंकि वो पत्थर को बांधता है। और उसका जो सेंटर वो है अपना हाथ, तो अपने हाथ के सेंटर से आप कह सकते हो जो उसका मूवमेंट हो रहा है, जो वो सर्किल राउंड कर रहा है ना, तो वो सर्किल का राउंड जो है उसके बीच वाला जो पॉइंट है, उसके मिड पॉइंट, उसको अपन सेंटर कहते हैं। तो सेंटर से वो धागा अटैच है, तभी तो वो घूम पा रहा है ना, और सेंटर से ही घूम रहा है वो, तो सेंटर पिटल फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो जो फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पर वो सेंटर के द्वारा लग रहा है, ना तो वो फोर्स को कहीं, ना तो वो पत्थर को कहीं बाहर जाने दे रहा है। अपन जब पत्थर घुमाते हैं तो ना तो वो पत्थर कहीं और जाता है जब तक अपन उसको छोड़ेंगे नहीं, और जब तक अपन उसको घुमाएंगे तब तक वो पत्थर नीचे भी नहीं आता है,
नहीं आता ना। तो बस यही है कि जब वो फोर्स लग रही है इक्वल अमाउंट में, तो वो जो फोर्स है जो लग रही है, जिसके कारण जो आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट है वो गोल गोल राउंड कर रहा है एक सेंटर पॉइंट पे, वही क्या है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है ना पत्थर के ऊपर, वो सेंटर के द्वारा लग रहा है, क्योंकि धागे को अपन खींच रहे हैं, अपने हाथ में है धागा और अपन उस हाथ से उस धागे को घुमा रहे हैं, तो बस अपने हाथ के द्वारा फोर्स लग रहा है उससे, और उसको क्या कहते हैं अपन, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सर क्या जो मून है जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, सर ये भी क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा चक्कर लगा रहा है या सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा चक्कर लगा रहा है? देखो ये जो मून है उसके अंदर दोनों कॉन्सेप्ट आपके इक्वल अमाउंट में आते हैं। मून जो है वो जो चक्कर लगा रहा है राउंड राउंड अर्थ के, रिवॉल्व जो कर रहा है वो, है ना, अर्थ के चारों ओर, वो कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स से, क्योंकि जो अपनी अर्थ है उसके चारों ओर वो रिवॉल्व कर रहा है ना। तो आप मान सकते हो कि सेंटर अपना अर्थ है और वो रिवॉल्व कर रहा है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल, क्योंकि ना तो मून कहीं बाहर जा रहा है और ना मून कहीं अंदर आ रहा है। तो बिकॉज ये गोल गोल इक्वल कह सकते हो ऑर्बिट में राउंड कर रहा है, सेम ऑर्बिट में राउंड कर रहा है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना। और इस पे ग्रेविटेशन कैसे लग रहा है सर? देखो अर्थ का ग्रेविटेशन जो है वो सन के ग्रेविटेशन से हाफ है, कह सकते हो आप सन का ग्रेविटेशन अर्थ के ग्रेविटेशन से डबल है ना, ऐसे आप कह सकते हो। तो सन का ग्रेविटेशन डबल है, तो सन के चारों ओर सन के चक्कर लगाती है अर्थ, तो सर मून भी तो सन के चक्कर लगाना चाहिए ना, अर्थ के क्यों लगा रहा है? तो इसमें अब बात पड़ गई थोड़ी ज्यादा, क्यों? क्योंकि जो सन का ग्रेविटेशन है वो भले ही ज्यादा है, लेकिन वो अर्थ का ग्रेविटेशन एज कंपेयर टू सन उस मून पर ज्यादा लग रहा है। वो मून जो है वो सन से कम, सन से तो दूर है थोड़ा, लेकिन अर्थ के बहुत पास है, तो उस तरीके से उस पर ग्रेविटेशन कौन का लग रहा है, अर्थ का लग रहा है मून के ऊपर। तो इसलिए मून अर्थ को छोड़कर नहीं जाता है, तो ग्रेविटेशन भी काम कर रहा है और सेंट्रीपिटल भी काम कर रहा है। तो इसमें मैंने आपको ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अपन पढ़ेंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अपन ने अभी डिस्कवरी डिटेल में पढ़ लिया है। अब इसको एक बार बोर्ड पे जो लिख रहा है उसको देख लेते हैं। देखो, एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रो अपवर्ड रीच ए सर्टेन हाइट, जब अपन एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वह एक हाइट पर जाकर रुक जाता है ना, सॉरी, एक हाइट पे जाकर रुक जाता है और उस हाइट के बाद में वो नीचे आना चालू कर देता है, एंड देन फॉल डाउनवर्ड। तो भाई साहब ये हाइट पर जाकर रुका क्यों? ऐसा भी तो हो सकता था कि ये ऊपर फेंका है तो ऊपर चला जा तू, नहीं, क्यों ये नीचे क्यों आया? क्योंकि अर्थ जो है उसके पास ग्रेविटेशन है और वो अपना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगा रही है। तो इस फोर्स को जो लग रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको अपन Fg से लिखते हैं। वो फोर्स अलग है जो कि मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन में लग रहा है आपका, वो फोर्स अलग है। जो वो फोर्स वो है जो आप लगा रहे हो, वो अलग है, लेकिन ये आप लगा थोड़ी ना रहे हो, ये तो अर्थ खुद लगा लिए, नेचुरल है, तो इसलिए इसके आगे जी लगाया है, मतलब ग्रेविटेशन। ठीक है, जैसे आप इसको देख सकते हो, ये अर्थ है अपनी, और ये जो बॉल नुमा एक स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हो म्यूट्रियोइड्स है ना, उसको भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने खींचता है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है और ये आपस में जब मिल रहे हैं, तो वो जो फोर्स लग रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पैथ, ऐसा फोर्स जो कि बॉडी को सिर्फ गोल चक्कर लगाने के लिए, आप कह सकते हो सर्कुलर पाथ को कंटेन करने के लिए बनाए रखता है सेंटर के द्वारा, वही क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। इसको अपन सेंटर सिकिंग भी कहते हैं, मतलब सेंटर के द्वारा खींचना, वही। आप इसमें एक बॉय को देख सकते हो, बॉय गर्ल जो भी है, तो ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है, अपने हाथ से थ्रेड बांध रखा है, थ्रेड से पत्थर को घुमा रहा है। आपने वो भी खेल देखा होगा कि जिसमें वो बड़ा सा स्टोन होता है जिसको यूं घुमा घुमा के पटकते हैं, वो बाहुबली पिक्चर में भी था और थोड़े बहुत ओलंपिक्स में भी गेम चल रहे हुए हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि वो आदमी अपने बॉल उसको थ्रेड से पकड़कर उस गुम्मद को, भी बॉल नुमा स्ट्रक्चर है जो भी मेटल की, उसको वो घुमाता है। उसको घुमाने से क्या होता है, मतलब वो जब उसको घुमा रहा है अपने पत्थर जो है वो बचपन में बहुत घुमाए होंगे, अगर आप अभी भी घुमाते हो तो अच्छी बात है, कि वो जो पत्थर को आप घुमाते हो, जब तक आप थ्रेड को छोड़ोगे नहीं वो पत्थर कहीं जाएगा नहीं, जब तक आप स्पीड को कम नहीं करोगे वो पत्थर गिरेगा नहीं। तो मतलब वो सेंटर में बना रहता है, एक ऑर्बिट में बना रहता है ना।
किसके द्वारा? सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा, क्योंकि सेंटर से उसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है बाय थ्रेड, है ना। बस इतना ही है। सुनो, अब क्या होता है कि आपका जो सर्किल है इस पे टेंजेंट बना दीजिए। टेंजेंट जानते हो, मैथ में पढ़ा होगा। टेंजेंट क्या है? एक आप कह सकते हो रे शेप स्ट्रक्चर है, जो कि आप कहीं भी किसी भी सर्किल पर ड्रॉ करोगे तो उससे एक कह सकते हो डायरेक्शन मिल जाती है आपको। तो ये जो मिला ये क्या है? टेंजेंट टू सर्किल। ये बताने लायक चीज नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी आपकी बुक में था इसलिए बता दिया, क्योंकि वो क्या है? एनसीईआरटी है, तो उसको बताना जरूरी है। तो ये क्या है? टेंजेंट टू सर्किल। अब अपन पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है? मिटा दूं क्या? स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। भैया सुनो यार, देखो आप चैनल को कब से देख रहे हो, है ना, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो वीडियो पर आते हैं, देखते भी हैं, लेकिन वो चले जाते हैं क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे ना लाइक करे। अपन को आगे बढ़ना है। चैनल जो स्टडी को अपन कहते हैं कि ये बहुत देर में ग्रो होता है, तो अपन को ऐसा नहीं करना है। अगर अपन को स्टडी मिल रही है ना, अपन कहीं ट्यूशन जाते हैं तो अपन ट्यूशन का पैसे दे के आते हैं। आपको पता होगा कि आपके बगल में अगर कोई मैडम टीचर जो भी है, आप स्कूल में भी जा रहे हो तो आपके स्कूल में फीस लेते हैं, है ना, लेते हैं ना, और आपको वो देनी पड़ती है, और आपको ट्रांसपोर्ट की भी फीस देनी पड़ती है, आपको ले जाने की भी फीस देनी पड़ती है ना। लेकिन यहाँ पर आप यूट्यूब पर फ्री में पढ़ रहे हो, और जो भी आपका कुछ नहीं, सिर्फ आपका डेटा जा रहा है, और आप घर पे बैठकर फ्री पढ़ रहे हो। जिस टीचर से चाहो उस टीचर से पढ़ सकते हो। लेकिन आप जिसकी वीडियो आपको पसंद आ रही है, आप जिसको भी लाइक कर रहे हो, जिसकी वीडियो से आपको ज़्यादा सीखने को मिला, तो आप उसको कम से कम सब्सक्राइब तो करिए, क्योंकि वो ना तो आपसे पैसे ले रहा है, ना वो आपसे कुछ मांग रहा है ना, और वो आपको फ्री में सप्लाई कर रहा है। आप जितनी एमबी में वीडियो देखते हो ना, उससे ज़्यादा एमबी में हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ हमको उस डाटा को लेने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, उसको भी हम खरीदते हैं और फिर आपकी वीडियो को अपलोड करते हैं। तो आप हमारे साथ बनिए और कृपया करिए कि हमारे साथ आप मिलकर चलें, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जितना जल्दी हो सके उस चैनल को शेयर करिए प्लीज़, है ना। आपसे सिर्फ यही कहना है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस चैनल को शेयर करिए आपके दोस्तों से, ताकि वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी मोटिवेट मिलता है कि हाँ अगर कोई अपनी वीडियो देख रहा है तो अपन उसके लिए और कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे वीडियो में कहा था, हमारी वीडियोस बहुत सारी आ चुकी हैं, और मैंने जब कहा है कि अपग्रेड करते हैं तो हम अपग्रेड करते हैं। मैंने आपसे बोर्ड की कहा था तो मैंने बोर्ड अपडेट किया था। मैंने आपसे कहा था कि नया कंटेंट लेके आएंगे, नया कंटेंट भी लेके आए, आपके लिए शॉर्ट्स भी चालू कर दिए, है ना। और मैंने कहा था कि आपके लिए अलग अलग हटके वीडियो भी लेके आएंगे, तो मैंने आपके लिए ग्रामर रिलेटेड वीडियो, आपकी साइंस रिलेटेड वीडियो, आपकी मैथ रिलेटेड वीडियो, सारी वीडियो चल रही है। 9th क्लास के साथ में मैंने 10th क्लास को भी चालू करा है। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा जल्दी शेयर करिए, ताकि और भी डेवलपमेंट अपने चैनल पर हो सके। देखो जिसको भी अगर कोई मेरे तरफ से जो भी शब्द निकले वो गलत लगे हो तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, है ना। अब सुनियो, अब अपन क्या आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे आते हैं। अपन क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं आपको एक बार कैमरा देख लेता हूँ, चल रहा है। सुनो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब है कि जो यूनिवर्स में लागू है, सभी ऑब्जेक्ट के बीच में वो फॉलो होता है। तो वो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कहाँ से आया है उसको बट जरा देखते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मानो कि ये दो ऑब्जेक्ट है, और ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये इनके सेंटर है, और इनके सेंटर के बीच में क्या लग रहा है? एक फोर्स। अब इसको आप थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए, ये इसको अर्थ मान लीजिए, इसको आप कुछ भी बॉल मान लीजिए। तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं? इसको डिनोट कर दो डी से, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है ए, ये है बी, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। अब डिस्टेंस कितनी होगी इसकी वो तो देखा जाएगा। तो डी क्या है? इनकी डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है। तो सुनिए, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको आप कहते हो एफ जी, वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्ट के मास के, कि इसका मास कितना है और इसका मास कितना है। मास से तो प्रोपोर्शनल होगा। देखो अर्थ का मास एज कंपेयर टू सन बहुत कम है, तो उसी लिए अर्थ का ग्रेविटेशन कम है, समझ रहे हो। अर्थ का मास सन की ग्रेविटेशन, सन के मास से बहुत कम है,
तो इसीलिए उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू सन, है ना। तो बस वही है कि जो सन, ये जो मास है दोनों ऑब्जेक्ट के वो मायने करते हैं। तो इसका मास ले लेते हैं अपन m और इसका मास ले लेते हैं स्मॉल m। तो जो मास है वो दोनों के क्या करते हैं, आप कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के। दूसरा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता, लेकिन हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल, अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, बस इतना है। इनवर्सली का, मास बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, और डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा। तो बस इनवर्सली का मतलब है कि उल्टा होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये क्या है, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना। तो ये इनके प्रोपोर्शनल है। अब जरा अपन इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, अब इनको यूज कर कर अपन क्या देखते हैं कि अपन लिख सकते हैं कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है ना, किसके, मास इनटू मास, या फिर मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, है ना, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो इसको हटाना होगा, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होगा तो कोई कांस्टेंट लगेगा। तो इस साइन को जब अपन हटाएंगे, है ना, जब इस साइन को अपन हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा। वो कौन है, जी। वो कौन लगेगा, जी। जी इंटू एम अपॉन डी का स्क्वायर। ये क्या है आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। देखो यहां पर अपन ने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो जी लगा, तो जी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकता हूं, ठीक है। ये इसका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब जी, अब भाई साहब आपने क्या हर बार ही पढ़ा है कि जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ तो होती है। आपने उधर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में पढ़ा था कि जो के लगा था, F इक्वल टू के एम ए, जो के था, है ना, वो के की वैल्यू क्या रखी थी अपन ने, 1, तो उसकी वैल्यू भी थी। तो यहां पर जी की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी। तो यस, जी की वैल्यू भी है। कैसे निकालते हैं, जरा देखो, जी की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, मैं आपको ऊपर बता देता हूं। देखो अभी जी की देखो फोर्स के एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन, ठीक है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, वही क्या होगी, न्यूटन। क्या होगी, न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और वैसे इसको अगर देखें तो देखो जी की वैल्यू तो अभी आपके पास आएगी, उसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जी की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो देखो अभी इसको मैं और लिखूंगा, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर जी की वैल्यू अपन निकालते हैं तो देखो जी को क्या करना पड़ेगा, अपन जब जी को यहां से निकालेंगे तो एफ जो है वो डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब फोर्स जो है ड्यू टू ग्रेविटेशन वो डी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m इंटू एम डिवाइड में चले जाएंगे। ये तो बेसिक सी कॉन्सेप्ट है ना। तो फोर्स क्या लिखते हैं हम, न्यूटन, है ना, फोर्स को न्यूटन इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर में होती है तो मीटर का स्क्वायर पर। अब देखो मास जो है वो केजी में होता है तो पर केजी स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिखते हो। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आप जी की वैल्यू को यहाँ पुट करिए, आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर अपन एफ की वैल्यू निकालें तो जी की वैल्यू क्या है अपने पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब देखो ऊपर कौन है, मास, मास तो मास मतलब वही केजी स्क्वायर, और नीचे कौन है, डी मतलब मीटर स्क्वायर, डी का स्क्वायर ना। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर गया, फोर्स इक्वल टू क्या आ गया, न्यूटन। तो फोर्स की क्या वैल्यू होती है, न्यूटन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, अब फोर्स कौन सा, ड्यू टू ग्रेविटेशन,
ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या होती है, न्यूटन। अब वो किसी की भी ले लो, फोर्स ड्यू टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जब भी फोर्स जो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, जो अपन लगा रहे हैं, वो भी न्यूटन में ही होता है। अब अपन जो न्यूटन है उसको भी लिखते हैं, आपको पता होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो आप उसकी जो ऐसा यूनिट है किसकी, न्यूटन की, वो आपको लिखनी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन और जी की क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आपकी बात आती है कि भाई साहब ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू। जी की वैल्यू क्या होती है 6.673 इंटू 10⁻11, ठीक है। पीछे वैल्यू क्या लगेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये क्या है आपके जी की वैल्यू है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हर जगह काम आने वाली है। इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है आप कह सकते हो 10.1 जो है वो आपका एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है, वो उसमें आपकी ये वैल्यू काम आएगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। मिटा दूं, मेरे को एक थोड़ी सी बातें और बतानी है तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ये जो लॉ है जो यूनिवर्सल, मैं लिख देता हूँ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन is applicable for all the bodies whether it is celestial और टेरेस्ट्रियल, है ना, या फिर वो कैरेस्टेरियल हो या फिर वो टेरेस्ट्रियल हो, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल तभी तो इसको कहते हैं क्योंकि ये यूनिवर्स में एप्लीकेबल है ना। अब यहाँ पर देखो आप समझोगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताया ही नहीं। तो कैरेस्टेरियल का मतलब होता है ब्रह्मांड से रिलेटेड, आप कह सकते हो यूनिवर्स से रिलेटेड। यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे मीटियोर्स है ना, जैसे प्लैनेट्स, सन के चक्कर लगा रहे हैं प्लैनेट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो वही, तो ये यूनिवर्सल है कैरेस्टेरियल। और टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ से रिलेटेड, अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट हैं अर्थ के ऊपर गिरते हैं तो उनके ऊपर भी फोर्स लग रहा है। तो या तो वो आकाश ब्रह्मांड के हो या फिर वो अर्थ के हो, दोनों पे क्या है, मतलब सेम है ना, इतना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंस लिख लेते हैं, है ना, मैं इसको मिटा दूं। सुनिए अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस पे आते हैं। इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का अपन यूज क्यों करें भाई साहब। तो देखो इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इससे अपन को पता चलता है कि जो सन है उसके चारों ओर सारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, है ना, और अपन जो है वो अर्थ पर बने हुए हैं। तो ड्यू टू ग्रेविटेशन we can stand on the earth, है ना, अपन अर्थ पर बने हुए हैं क्योंकि ग्रेविटेशन अपने साथ है और हम भी आपके साथ है, तो आप भी स्टडी में बने रहोगे, है ना। और जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं revolves around sun due to gravitation। अरे भैया सन से ऊपर भी तो कोई प्लेनेट हो सकते हैं जो सन से बड़े होंगे तो उनका ग्रेविटेशन ज्यादा होगा, लेकिन नहीं, सन का ग्रेविटेशन उन सब प्लैनेट्स को बांधे रखता है और वो जिस चक्कर लगा रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। और क्योंकि जो ग्रेविटेशन है वो अपने साथ है, मून का ग्रेविटेशन अपने अंदर अपने अर्थ के ऊपर लगता है, मून का ग्रेविटेशन भी होता है तो अर्थ पर लगता है, तो अर्थ की इस जो स्ट्रॉन्ग सरफेस है आप कह सकते हो, जो सॉइल वॉइल है उसको तो अपने अट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन पानी है वो तो ऐसा नहीं है कि उसको उठा नहीं सकता कोई, तो पानी है तो पानी को अट्रैक्ट करता है, जिसकी मदद से टाइड्स आते हैं। टाइड्स मतलब सी वेव्स, तो वो आते हैं, ज्वार भाटा आप उसको कहते हो। तो जो टाइड्स हैं, टाइड्स आर कम्स ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ मून और सन, है ना, इन दोनों की ग्रेविटेशन के कारण जो टाइड्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। हाँ
ज्वार भाटा। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की वीडियो में आपका इतना ही, ठीक है। आप उस एग्जांपल को कर सकते हो 10.1 को, कुछ नहीं है उसमें, जी की वैल्यू लिखनी है, आपको मास दिया हुआ है, फर्स्ट बॉडी का मास दिया हुआ है, सेकंड बॉडी का मास दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है, आपको सिर्फ फोर्स कैलकुलेट करना है, आप कर सकते हो, ठीक है। मैथमेटिकल है, आप कर सकते हो। अगली वीडियो के अंदर अपन कुछ अलग लेके आएंगे जिसके अंदर अपन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अपन ने पढ़ लिया है ना, उसके बाद में जो वीडियोज है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग होने लगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप ट्रैकिंग।